और पहले आज की बड़ी खबर, 3 तलाक बिल राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया। बिल की हिमायत में 99 जबकि मुखालफत में 84 वोट डाले गए। जेडीयू, टीआरएस और बीएसपी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तलाक़ सलासा बिल राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया। जी हाँ, ये वही तलाक़ सलासा बिल है जो बीजेपी के नाक का सवाल बना हुआ था। लोकसभा से मंजूर होने के बाद वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि आज ऐवान के लिए तारीखी दिन है। 20 से ज्यादा इस्लामी ममालिक में तलाक़ सलासा पर पाबंदी आयद है, लिहाजा हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गैर आईनी करार दे दिया है। कांग्रेस समेत दीगर ओपोजिशन पार्टियों की तरफ से तलाक़ सलासा बिल की पुरजोर मज़म्मत की गई। दिलचस्प बात यह है कि मरकजी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जेडीयू ने भी इस बिल की मुखालिफत की और ऐवान से वॉकआउट भी किया। राज्यसभा में तलाक़ सलासा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास असरनो गौर करने की तजावीज़ हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामान की जानिब से दी गई, लेकिन इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। तलाक़ सलासा बिल के लिए लोकसभा की तरह पर्चियों से वोटिंग कराई गई, जिसमें तलाक़ सलासा बिल की हिमायत में 99 वोट पड़े, जबकि तलाक़ सलासा बिल की मुखालिफत में 84 वोट पड़े। लोकसभा और राज्यसभा में तलाक़ सलासा बिल की मंजूरी के बाद इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर सदर जमहूरिया इस बिल पर दस्तखत कर देते हैं तो ये बिल कानून बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में तलाक़ सलासा की जमकर मुखालफत की। तमाम अपोजिशन जमातों ने बिल को फौजदारी ज़ुमरे में शामिल किए जाने की मुखालफत की। इस देश में सैकड़ों लड़ाई झगड़े भाई बहन में होते हैं और उसको कहता मैं गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो काट ली उसने। वो कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो आप सजा किस चीज की दे रहे हो? वो है ही नहीं, तलाक ही नहीं हुआ। तो आप उसको सजा देते, चाहे 3 ही साल की सजा देते, कोई भी सजा देते, तो ट्रिपल तलाक तो हुआ ही नहीं, वो तो लागू ही नहीं हुआ। कि वो 3 साल आपने जेल रखा और तलाक तो हुआ नहीं है, क्योंकि तलाक अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड है, वो घर जाएगा। नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक आज इस बिल के समर्थन में न बोलूंगा, न इसमें साथ दूंगा। सभापति महोदय, इसके कुछ वजह है, इसके कुछ बैकग्राउंड भी है। हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और हर एक पार्टी को उस पर स्वतंत्रता है कि उस विचारधारा पर वो आगे बढ़े, उस विचारधारा को लागू करने के लिए वह प्रयास करे और उस विचारधारा को अमली जमा पहुंचाने के लिए बैकग्राउंड भी तैयार करे, उसका स्वरूप भी तैयार करें। हम जिस मान्यता को मानते, हम जिनको आदर्श मानते, उनकी जो विचारधारा के ऊपर आज भी हम चलने का प्रयास करते हैं। My party is unable to accept the proposed bill for various clear reasons. I would just spell it out. The Honorable Law Minister is here. Is that how do you expect that a Muslim husband, a man, to be sent to jail for 3 years for having committed no offense? What offense did he commit? He has only in fit of rage, in anger, said by mouth, talaq, talaq, talaq. It is, I would say, it's not an offense. Let us call it as an act on the part of the husband, telling his wife, talaq, talaq, talaq. What is the consequence? अगर मुस्लिम महिलाओं को आप न्याय दिलाने के लिए चिंतित हैं, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, 1 लाख की पत्नी को न्याय दिलाइए। मान्यवर, आप न्याय दिलाइए पहलू खान की मां को,
आप न्याय दिलाइए तबरेज की पत्नी को, आप न्याय दिलाइए झारखंड में मॉब लिंचिंग के करके जिन लोगों को मारा गया उनकी माताओं को, उनकी बहनों को न्याय दिलाइए। लेकिन न्याय देने के बात तो दूर है, उन मॉब लिंचिंग करने वाले कातिलों को सरकार के मंत्री माला पहना के सम्मानित करते हैं। कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? कैसे आप मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? माननीय, बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, ये कानून में भेद मत कीजिए। हिंदू हत्या करेगा तो उसके लिए अलग कानून, मुस्लिम हत्या करेगा तो उसके, अभी तो 2 मिनट हुए सर, 2 ही मिनट दिया है। हिंदू हत्या करेगा तो अलग कानून, मुस्लिम हत्या करेगा तो अलग कानून, ये काम मत कीजिए मान्यवर। मान्यवर, जहां तक 3 साल की सजा का प्रावधान है, ये अपने आप में एक अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कानून आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप कानून बना रहे हैं तो 2018 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए। इस सदन के सत्र को और बढ़ाइए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून इस सदन में पास कीजिए, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी तलाक सलासा बिल का मजबूती से दिफा किया। ये बट क्या है? तो मतलब 3 तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो। तो इससे हमारा डिफरेंस है। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो करने की जरूरत क्या थी? तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यह काम किया कि अगर पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए, या पति के रहते पत्नी दूसरा पति ले आई, तो मैरिज बिल्कुल गैर कानूनी है और 7 साल की सजा भोगो। तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि जेल जाएंगे, सजा होगी, तो काम कैसे चलेगा? आपने अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं। लेकिन सर, अगर पीड़ित होती हुई हमारी मुसलमान समाज की बेटियां बहनें आए तो हम कहें खाली जजमेंट पढ़ा के रखो। और सर, आप भी जानते हैं वो पुलिस से जाया करती थी, पुलिस कहती थी हमको कानून में पावर चाहिए, क्योंकि जब तक कानून में पावर नहीं होगा हम FIR दर्ज नहीं कर सकते और कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सर, मैं उनको रोता हुआ छोड़ दूं फुटपाथ पर, असहाय निसहाय बिलखता हुआ? तो सर, बड़े विनम्रता से कहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को, इस कुप्रथा और कुरीति को खत्म करने वाले जजमेंट को प्रभावी बनाने के लिए ला रहे हैं, निष्प्रभावी करने के लिए नहीं ला रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर कड़े से कड़े कानून बनाए, ताकि इस जघन्य अपराध को करने वाला जो है वो इसके करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम ये करेंगे तो हम जेल जाएंगे। अब उसको कहते हैं जी जेल चला जाएगा पति तो क्या होगा उसका? अरे भाई, तुम ऐसे कुकर्म करो क्योंकि जेल जाओ। और वैसे भी तलाक के बाद क्या होता है? और जब आप जो है उन महिलाओं को बेसहारा उनके साथ हैवानियत का काम करेंगे, उसके बाद कहेंगे आपके साथ इंसानियत का बर्ताव किया जाए। इसलिए ये सुधार से जुड़ा हुआ है। आप सुधार की तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप वोटों के उधार की चिंता कर रहे हैं। कर्नाटक में इस साल से टीपू जयंती सरकारी सतह पर नहीं मनाई जाएगी। बीजेपी हुकूमत के वजीर आला येडियुरप्पा ने टीपू जयंती को रद्द करने का फैसला लिया है। हुकूमत के इस फैसले पर अक़लियती तंजीमें अफसोस का इजहार कर रही हैं। बीजेपी का देरीना ख्वाब हुआ शर्मिंदा तामीर। कर्नाटक में सरकारी सतह पर अब नहीं मनाई जाएगी टीपू जयंती। वजीर आला बनते ही येडियुरप्पा ने लिया फैसला। कर्नाटक में एक बार फिर मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के इख्तियार में आते ही टीपू जयंती को रद्द करने का ऐलान हुआ है। वजीर आला येडियुरप्पा ने सरकारी सतह पर टीपू जयंती को रद्द करने का फैसला लिया है। 29 जुलाई को येडियुरप्पा की क़यादत में हुई एक रुकनी काबीना मीटिंग में ये फैसला लिया गया। येडियुरप्पा ने कहा कि माजी में
टीपू जयंती के मौके पर झगड़ा फसाद हुआ है। ये दोबारा ना हो इसलिए हुकूमत ने टीपू जयंती को रद्द किया है। ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೇನು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿತ್ತು, ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. कर्नाटक में साल 2015 से टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। उस वक्त कांग्रेस के वजीर आला सिद्धरमैया ने पहली मर्तबा महकमा अक़लियती बहबूद के तहत सरकारी सतह पर टीपू जयंती तक़रीबात मुनक्किद की थी। अब टीपू जयंती को रद्द करने के येडियुरप्पा हुकूमत के फैसले पर सिद्धरमैया ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಂಥವರು, ಮೈಸೂರು ರಾಜರಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ. अगर बीजेपी हुकूमत आएगी इसको रद्द करेंगे करके हम उम्मीद थी, हमको इतना जल्दी रद्द करेंगे करके नहीं था। अभी हुकूमत बनके 3 दिन भर नहीं हुआ पूरा, शुक्रवार को प्रमाण वचन लिया गया, अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन के अंदर ये मेरे से अच्छा है, अब जो कांग्रेस के जो लीडर थे रोशन बेग साहब जो रिजाइन करके जो बीजेपी को जाने वाले हैं ना, उनसे जवाब पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी जानिब अक़लियती तंजीमों ने भी येडियुरप्पा हुकूमत के इक़दाम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इतना दबाव डाला कि टीपू जयंती होना चाहिए, तो झट से कोई सोचे बगैर, किसी की सलाह लिए बगैर सिद्धरामैया जी वज़ीर आला जब थे, उन्होंने टीपू जयंती मनाने का एक दिन मुकर्रर कर दिया और उसका जीवो भी बना दिया उससे, और उनके दौर में मनाते भी गए हर। ये जो अब येडियुरप्पा वज़ीर आला होने के बाद जो फैसला ले रहे हैं, वो कोई ताज्जुब की बात नहीं, उनका एजेंडा ही वही है। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसका एजेंडा वही है, तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं और हमें ताज्जुब करना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल इब्नुल वक्ती सियासत है, जैसा कि येडियुरप्पा ने अपने पिछले दौर में केजीपी बनाकर उनका मखोटा ओढ़ा और उनकी तलवार हाथ में ली और उनका ताज अपने सिर पर रखा और फिर बीजेपी में आते ही बदल गए, तो ये इब्नुल वक्ती सियासत है। अक़लियती तंजीमों के मुताबिक हजरत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश और उर्स मुबारक रियासत में सदियों से मनाया जाता रहा है। वतन की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले मर्द मुजाहिद को हुकूमत याद करे या ना करे, लेकिन अवाम कल, आज और हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे और खिराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदारिस को ताले लगे 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन एहतजाज कर रहे मदरसा पैरा टीचर्स के मुतालबात पर अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। आज मदरसा पैरा टीचर्स के एक 5 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुलाकात में न ही मुस्तकिल मुलाजमत पर बात बन पाई और न ही तनख्वाह में इजाफे पर। जयपुर में 3200 मदारिस के तकरीबन 6500 मदरसा पैरा टीचर्स ने ऐलान किया है कि मुतालबात तस्लीम किए जाने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। राजस्थान के मदरसे पिछले 9 दिन से बंद है, उन पर ताला लगा हुआ है, तालीम थमी हुई है। उसके बावजूद आज जो वार्ता हुई है मुख्यमंत्री से वो विफल रही है। आज राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल सुबह मुख्यमंत्री से मिला, वार्ता हुई, वार्ता विफल रही और महापड़ाव जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो परिसर है राजस्थान मदरसा बोर्ड का, शिक्षा संकुल का, यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से सरकेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। इस हक को लेकर के इनका संघर्ष कहाँ तक जारी रहेगा और क्या क्या आगे की तैयारियाँ हैं, आदम खान से बात करते हैं। आदम खान, आप सुबह मुख्यमंत्री से मिले, क्या चर्चा हुई, किन बिंदुओं पर बात किया? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से हमारी 20 से 25 मिनट जो है वार्ता हुई। वार्ता में जो हमारी प्रमुख 4 जो है मांगे थी, उन सभी मांगों पर चर्चा हुई और नियमितीकरण का उन्होंने हमको भरोसा भी दिलवाया। लेकिन जब हमने ये पूछा कि आप नियमितीकरण जो है
कितने वक्त में इसको पूरा करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मानदेय के बारे में आप क्या जो है जवाब है आपका, और मानदेय कब तक हमारा जो है मानदेय वृद्धि कर देंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया, और मना करके ये बोला कि अभी तो कल तो मैंने बजट पूरा किया है और अभी ये इतना जल्दी नहीं होगा, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो मैं राजस्थान सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, और दिन ब दिन ये आंदोलन उग्र पे उग्र होगा। जी बिल्कुल, ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। अब तैयारियां उग्र आंदोलन की है। ये सर पे सफ़ेद कपड़ा क्यों बांधा है? ये हम लोग घर से कफन लेके आए हैं। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, सर पे कफन बांध के आए हैं, हम वापस नहीं जाएंगे तो इस कफन में लिपट के ही जाएंगे बस। तो मदरसों में तालीम थमी हुई है, सरकार को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। 2 को आपको जवाब दे दिया कि आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ऐसे में मामला आगे कैसे बढ़ेगा? मुख्यमंत्री महोदय और ये कांग्रेस सरकार जो मुसलमान हितैषी होने का ढोंग रच रही है, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हितैषी है तो मदरसा पैरा टीचर ये 6000 पड़े हैं राजधानी में, तो मुख्यमंत्री महोदय इनकी मांग माने। अगर नियमित करने तक टाइम लगता है तो मानदेय में रिलीफ होनी चाहिए, नहीं होती है तो पड़े हैं। जिस दिन हमारी रूह निकलेगी उस दिन हमारे जनाजे जाएंगे यहाँ से, बस यही है। बिल्कुल, एक बड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान में जिस तरीके से पिछले 9 दिन से इनका एजिटेशन जारी है, मदरसे बंद हैं, आज आखिरकार मुख्यमंत्री ने दोनों मांगों को लेकर के साफ उनको जवाब दे दिया है कि जो नियमितीकरण का काम है वो कमेटी के हिसाब से होगा, मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि मदरसों में तालीम कब तक शुरू हो पाती है, वहाँ के ताले कब तक खुल पाते हैं। कैमरा पर्सन एहसान के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। गुजरात वक्फ बोर्ड कमेटी की तश्कील को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वक्फ बोर्ड कमेटी की तश्कील में वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया है। अर्जी गुजार के मुताबिक वक्फ बोर्ड की कमेटी की तश्कील के लिए इंतखाबात नहीं कराए गए। अर्जी गुजार के मुताबिक 2016 में भी ऐसा ही किया गया था। वाजरा के हाई कोर्ट की सरजनिश के बाद गुजरात हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की नई कमेटी तश्कील दी है। अर्जी गुजार के मुताबिक नई कमेटी में बीजेपी से जुड़े अफराद को अहम ओहदों पर तकर्री की गई है। पिछले वक्फ बोर्ड में जो लोग ये 26 मिलकतों को बेचने के लिए गुनहगार थे, उन्हीं को वापस इस बोर्ड में बिठा दिया और चेयरमैन बना दिया। 1 लाख से ज़्यादा जो औकाफ की आमदनी है, उनके जितनी मुतवल्ली हैं, उन मुतवल्लियों में से चुनाव के बाद ही उनको मेंबर बनाया जा सकता है। वक्फ एक्ट के मुताबिक इसके प्रोविज़न है कि जो वक्फ बोर्ड बनता है उसमें जो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, जो सरकार अपनी मर्जी से उनको अपॉइंट कर देती है, उसकी तादाद, उसके नंबर कम होने चाहिए। और जो इलेक्टेड बॉडी है, जो लोग उसको चुन करके भेजते हैं, जिन पर हुकूमत का, गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं होता, ऐसे लोगों की तादाद वक्फ बोर्ड में ज़्यादा होनी चाहिए। वक्फ की जो कमेटी है उसको न सिर्फ पॉलिटिकल देखा जाए या उनके वफादारों को देखा जाए, इसके बजाय जो कानून जानता है वक्फ का और वक्फ की जो मैटर है उसको सही तरह से समझ सके, उसको ही ये बॉडी में लिया जाए, ऐसी भी एक डिमांड हमने की है। उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत अगस्त के पहले हफ्ते में तमाम महकमों के कामकाज और वज़रा के कामकाज का जायजा लेंगे। इसके लिए वजारतों और उनसे जुड़े महकमों को अलग अलग तारीखों में तकसीम किया गया है। 7 अगस्त को वज़ीर आला वज़ीर इक़्तिदारी फलाह यशपाल आर्य के महकमों का जायजा लेंगे। इसके लिए वजारत से जुड़े महकमों ने स्कीमों और ऐलानात से जुड़ी तमाम फाइलों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री की 1 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक जो है समीक्षा बैठक अलग विभाग में अलग अलग दिन में करेंगे, जिसमें हमारे विभाग का जो डेट है वो 7 तारीख को है, जिसमें हम अपने विभाग की तरफ से जो भी हमारी योजना है या मुख्यमंत्री की जो प्रेफरेंस है, जो जैसे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड है या जितनी भी हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और उसकी तैयारी भी पूरी तरह से कर रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के नवमुंतखब चेयरमैन बिलाल उर रहमान ने 3 अगस्त को एक अहम मीटिंग तलब की है। मीटिंग में रियासत के मदारिस की सूरत हाल को बेहतर करने से मुताल्लिक फैसले लिए जा सकते हैं। चेयरमैन के मुताबिक मदारिस में क्वालिटी एजुकेशन के अलावा इम्तिहानात और परफॉर्मेंस की मनसूबाबंदी मीटिंग के अहम एजेंडे में शामिल है।
इसमें हमारे पुराने जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं, जो पिछले साल का जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा। आने वाले साल के जो एग्ज़ाम्स हैं और जो परफॉर्मेंस है उसकी प्लानिंग करी जाएगी और काफ़ी जो है नए मुद्दों पे जैसे पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ मॉडर्नाइजेशन के ऊपर के कंप्यूटराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन कैसे इन मदरसों तक पहुँचे, उनके ऊपर चर्चाएँ होंगी। एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की गैर मामूली कामयाबी की खुशी में औरंगाबाद शहर में शानदार जश्न मनाया गया। रात देर गए तक चले इस जश्न में एक तरह से पूरा औरंगाबाद शहर उमड़ पड़ा था। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने अपनी कामयाबी का सेहरा दलितों, मुसलमानों और शहर से मोहब्बत करने वाले सेकुलर हिंदू भाइयों के सर बांधा। साथ ही ये भी कहा कि अभी असेंबली चुनाव में नई तारीख रकम होगी। पेशे की रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर की सड़कों पर ठाठे मारता इंसानी सरों का ये समंदर अपने चहीते लीडर इम्तियाज जलील की कामयाबी का जश्न मना रहा था। इस जश्न में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम और दलित, सब एमआईएम के रंग में रंगे नजर आए। दिन भर और रात देर गए तक शहर की सड़कों पर नौजवानों का जोश ऐसा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस मौके पर आजाद चौक से एक रैली निकाली गई। इस रैली में शहर और अतराफ के लोग जोक दर जोक शामिल हुए। जगह जगह इम्तियाज जलील की गुलपोशी हुई, इन पर फूल निछावर किए गए और मुबारकबादियां पेश की गई। आज पूरे मुल्क के लोग औरंगाबाद के इस इतिहास को सलाम करते हैं। सिर्फ एक खासदार आपने क्या चुनकर दिए हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि दिल्ली में मुझसे मिलने के लिए कहीं हरियाणा से आते हैं, कहीं झारखंड से आते हैं, कहीं बिहार से आते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से आते हैं और एक ही सवाल करते हैं कि ये कैसे औरंगाबाद की आवाम ने मुमकिन कर दिखाया है। और मैं तमाम लोगों को ये कहता हूं कि अगर किसी को सलाम करने की जरूरत है तो मेरे ये गयूर मुसलमानों को, दलितों को। अवाम से मुखातिब होते हुए एमआईएम एमपी ने औरंगाबाद शहर में पेश आए शरपसंदी के वाकयात की तरफ इशारा करते हुए मुहिबान मजलिस से हर हाल में शहर के अमन को यकीनी बनाने पर जोर दिया। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस शहर के एक एक नौजवान की यह जिम्मेदारी है कि किसी भी सूरत में आने वाले 5 सालों के अंदर अगर कोई भी इस शहर के साथ, इस शहर के अमन के साथ खिलवाड़ करेगा, इस शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, तो मेरा मजलिस का भाई खड़े रहेगा और उसे वहीं का वहीं रोकेगा कि नहीं होने देंगे। जश्न इम्तियाज औरंगाबाद की तारीख में अपनी नौयत का मुनफरिद जश्न कहा जा सकता है, जिसके जरिए एमआईएम ने एक बार फिर अपनी सियासी ताकत का अमली मुजाहरा किया। लेकिन एमआईएम के सियासी मुखालफिन इसे फजूल खर्ची से ताबीर कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। इंसानियत को जिला बख्शने वाली, इंसानियत को मजबूत करने वाली खूबसूरत मिसाल बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। 4 साल बच्चे के दिल का बेंगलुरु के डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन किया है। इस बच्चे का ताल्लुक इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद से है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अब्बास के दिल की धड़कन, आंखों की रोशनी, चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे कई जख्म मौजूद है। पैदाइश से यह बच्चा एक हाथ से महरूम है। नन्ही उम्र में ही दिल के मर्ज में मुब्तला रहा है। इराक के बगदाद में रहने वाला मासूम अब्बास जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था तो इस बच्चे को करबला के रोज़ा हजरत इमाम हुसैन की इंतजामिया ने बेंगलुरु भेजा। हु इज हुसैन नामी तंजीम ने इस बच्चे के इलाज और तीमारदारी का बीड़ा उठाया। बेंगलुरु के नारायण हृदयालय में तकरीबन 2.5 महीने तक इसे भर्ती किया गया। बच्चे की निगरानी करने वाले डॉक्टर जकरिया कहते हैं कि इस बच्चे का ऑपरेशन किसी चैलेंज से कम नहीं था। वो डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी के सपोर्ट से और उनकी जो टीम जो दिन रात अब्बास बच्चे को देखा है, आज आप देख सकते हैं कि इतना खुशी से ये बाहर जा रहा है और आज वो इराक जा रहा है एक नई जिंदगी लेके। 3 मरतबा दिल का ऑपरेशन, डॉक्टरों की तवील जदोजहद के बाद जब ये बच्चा मौत के मुंह से बाहर निकला तो माँ और मामू खुशी के आंसू रोने लगे।
والشكر من أهل البيت وهاي والله العظيم يعني ما كنت أتوقع عباس يصير هيك. अब्बास के वालिद भी जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। इराक के इस गरीब खानदान को बेंगलुरु तक लाने और नई जिंदगी फराहम करने में करबला के रोज़ा हजरत इमाम हुसैन की इंतजामिया की समाजी खिदमत कार फरमा है। तो इसकी बिल जो है करीबन 33 लाख कुछ होगी, 33 लाख डॉक्टर देवी शेट्टी ने माफ कर दिया है, सिर्फ 1.5 लाख रुपीस जो पहले पैकेज था। यह है नारायण हिल सिटी। अब्बास की तरह दिल की बीमारियों में मुब्तला इराक के मजीद 18 बच्चों को नई जिंदगी मिली है। पिछले 1.5 साल में बेंगलुरु की नारायण हिल सिटी, हुइज हुसैन और लोरियट फाउंडेशन नामी तंजीम मिलजुल कर ये समाजी खिदमत अंजाम दे रही है। ये वो खिदमत है जो सरहदों, मजहबों और जात पात की कैद को चीर कर इंसानियत को परवान चढ़ाती है। इराक का अब्बास अपनी जिंदगी और मौत की जंग जीत चुका है। इस बच्चे के चेहरे पर खुशी चहचहा रही है, लहलहा रही है। बेंगलुरु के मारूफ समाजी कारकुन आगा सुल्तान और दिल के अमराज के माहिर डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी की कोशिशों से इस बच्चे को अब नई जिंदगी मिली है। कैमरामैन नवीन के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।